हुनेसर जी हमारे जिले के ही रहने वाले थे और शादीशुदा थे। उनके परिवार में उनके 2 छोटे भाई, माता पिता, पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। हुनेसर जयपुर में किसी सेठ के यहाँ ट्रक की ड्राइवरी करते थे। उन्हें ट्रक पर माल लादकर दूर दूर कहीं शहरों में जाना पड़ता था। वो बहुत ही मेहनती थे और अपना काम पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करते थे। उनके कामों में से उनके सेठ भी बहुत खुश होते थे और हर महीने उन्हें अपने साथ लेकर डाकघर जाते थे और 1000-1200 उनके घर मनी ऑर्डर ज़रूर करवाते थे। हुनेसर जी का जीवन गाड़ी बहुत ही मज़े से चल रही थी। कभी कभी उनको माल लेकर लखनऊ, बनारस यहाँ तक भी जाना पड़ता था। एक बार की बात है, हुनेसर जी रात को करीब 10 बजे ट्रक लेकर निकले। उन्हें दिल्ली की ओर जाना था। उनके साथ सामू नाम का एक खलासी भी था। हुनेसर जी खलासी को अपने बेटे जैसा मानते थे और उसे ट्रक चलाना भी सिखाते थे। अब सामू ट्रक चलाने में निपुण भी हो गया था। उस रात सामू ने जिद की कि वो ट्रक चलाएगा और आप आराम से सो जाइए, मगर हुनेसर जी ने ना कहकर खुद ट्रक चलाते हुए निकल पड़े और सामू उनके बगल में बैठा रहा। रात के करीब 1 बजे होंगे और ट्रक एक चौड़ी सड़क पर तेज गति से दौड़ी चली जा रहे थे। अचानक हुनेसर जी को पता नहीं क्या हुआ कि वो सड़क के किनारे ट्रक रोककर बीड़ी सुलगाकर पीने लगे। बीड़ी पीने के बाद वो सामू से बोले, अच्छा मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, मज़े में धीरे धीरे ट्रक चलाकर आगे बढ़ो। सामू तो ट्रक चलाना ही चाहता था। उसने हामी भरकर ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ ली और धीमी गति से ट्रक को दौड़ाने लगा। लगभग आधे 1 घंटे के बाद जब सामू को लगा कि अब हुनेसर जी गहरी नींद में सो चुके हैं, तो उसको मस्ती सूझी। उसने ट्रक की स्पीड बहुत तेज कर दी और गुनगुनाते हुए ड्राइविंग करने लगा। अचानक उसे पीछे से अपनी ओर एक ट्रक आती दिखाई पड़ी, शायद जिसकी स्पीड और भी ज़्यादा तेज थी। उसने सोचा कि शायद पीछे से आ रही ट्रक उससे आगे निकलना चाहती है। सामू का भी खून अभी तो एकदम नया था। वो भला ऐसा क्यों होने दे। उसने भी ट्रक की एक्सीलेटर चापते हुए ट्रक को और भी तेज दौड़ाने लगा, मगर ये क्या, उसने ट्रक की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि अब ट्रक उसके काबू से बाहर हो गई। वो कुछ सोच पाता इससे पहले ही ट्रक सड़क छोड़कर उतर गई और एक पेड़ से जा टकराकर पूरी तरह से नष्ट हो गई। इस दुर्घटना में हुनेसर जी प्रभु को प्यारे हो गए, पर सामू बच गया। उसे कुछ ट्रक चालकों ने पास के अस्पताल में भर्ती कराकर उसके सेठ को सूचना भिजवा दी। सामू 4-5 दिन अस्पताल में पड़ा रहा। उसे अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसकी एक गलती से उसके पिता समान हुनेसर जी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसका दिल रो रहा था, पर अब विधि के विधान के आगे वो कर भी क्या सकता था। उसने तय कर लिया कि वो अब जितना भी कमाएगा उसका आधा हुनेसर जी के परिवार को दिया करेगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वो वापस कोलकाता आ गया। अपने सेठ से मिलकर उसने सारी बात बताई और अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगा। सेठ ने उसे समझाते हुए कहा, अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। अभी हुनेसर जी के परिवार वालों को कुछ नहीं बताते हैं और समय समय पर उनके परिवार की मदद करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सामू से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सामू पूरी तरह से डर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए।
दरअसल सेठ ने सामू को बताया कि हुनेसर जी बराबर बताया करते थे कि मालिक, जब भी यहाँ से माल लेकर दिल्ली के लिए निकलता हूँ तो रात के करीब 1-2 बजे के आसपास, जब बहुत ही सन्नाटा हो जाता है, तो एक ऐसी खास जगह पर कोई ट्रक तेजी से पीछे से आती दिखती है और हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रही होती है, ऐसा महसूस होता है। मगर पीछे देखने पर वो ट्रक कहीं भी दिखाई नहीं देती, लेकिन ट्रक के साइड मिरर पर वो साफ साफ ओवरटेक करती दिखती है। कई बार तो मैंने अपने ट्रक को किनारे लगाकर उतर कर भी देखा, मगर पीछे कोई ट्रक नहीं दिखा। तेजी से आता वो ट्रक सिर्फ रात को ही, और वो भी साइड मिरर में ही दिखता है। मालिक, इस ट्रक के चक्कर में कई ट्रक वालों का एक्सीडेंट हो गया है। समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। सामू वहां खड़े खड़े सेठ की बातें सुन रहा था। आगे सेठ ने कहा, मैं हुनेसर की बातों को सुन लेता था, पर उस पर कभी ध्यान नहीं देता था, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ट्रक हो भी और ना भी। और वैसे भी मैं भूत प्रेत पर तो विश्वास करता नहीं, मगर तुम्हारी बातें सुनने पर पता चल रहा है कि अब हुनेसर जी सही कहा करते थे। सेठ के इतना कहते ही सामू को काट मार गया। वो चाह कर भी चीख नहीं सका। तो क्या पीछे से आ रही वो ट्रक कोई भूत प्रेत या फिर कोई छलावा था, या कोई भूत ट्रक बनकर ट्रक वालों को चकमा देकर दुर्घटना करा देता था। खैर, समय सबके घाव भर देता है। सेठ भी अपने काम पर लग गए और सामू भी। 3 महीना बीतने के बाद एक दिन सेठ ने सामू से कहा कि चलो हुनेसर जी के घर चल कर आते हैं। इस बात को छिपाना भी ठीक नहीं रहेगा, और साथ ही हुनेसर जी के परिवार की कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे। हुनेसर जी तो हर महीने उनके परिवार को मनी ऑर्डर भेजा करते थे, पर पिछले 3 महीनों से मनी ऑर्डर भी नहीं गया और ना ही कोई पत्र। उनके घर के लोग कहीं परेशान ना हो रहे हों। सेठ की बात सुनकर सामू ने कहा, ठीक है सेठ जी, मगर अगले महीने मेरी शादी है। शादी के बाद हम लोग चलते हैं, क्योंकि मैंने भी सोच रखा है कि हुनेसर जी के परिवार की मदद करता रहूँगा। इस पर सेठ ने कहा, ठीक है, अगले महीने चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं हुनेसर जी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी कर दूँ, और साथ ही उनके 2 भाइयों को यहाँ लाकर कुछ काम धंधा दिलवा दूँ। मई का महीना था और दोपहर का समय। कड़ाके की लू चल रहे थे। सेठ और सामू पसीने से तरबतर थे। वो लोग पूछते पूछते हुनेसर जी के गांव आ गए थे। एक आदमी ने हुनेसर जी के घर पर भी उन लोगों को पहुंचा दिया। हुनेसर जी के दरवाजे पर एक नीम का घना पेड़ था, जिसके नीचे एक खटिया पड़ी हुई थी। सेठ और सामू वहीं बैठ गए। उन लोगों ने हुनेसर जी के परिवार के लिए साड़ी, कपड़ा, मिठाई जो लेकर आए थे सब घर में भिजवा दिए। घर से उन्हें पानी पीने के लिए आया। पानी पीने के बाद उन दोनों ने हुनेसर जी के पूरे परिवार को ये दुखद घटना सुनाने की सोची। मगर ये क्या, अभी वो लोग कुछ कहने ही वाले थे कि तभी डाकिये की साइकिल की घंटी की आवाज़ से वो लोग रुक गए। साइकिल उसी नीम के आगे आकर रुकी। फिर डाकिये ने हुनेसर जी के पिता को जयरम्मी करते हुए मनी ऑर्डर सौंपा। मनी ऑर्डर सौंपने के बाद डाकिया चला गया। डाकिये के जाने के बाद हुनेसर जी के पिताजी ने कहा, जब आप लोग आ ही रहे थे तो फिर हुनेसर को ये पैसे डाक से लगाने की क्या जरूरत थी? आप लोगों के हाथों ही भिजवा दिया होता। हुनेसर जी के पिता के मुंह से इतना सुनते ही सेठ और सामू दोनों हक्के बक्के हो गए। सेठ ने थूक घोट कर हुनेसर जी के पिता से पूछा, क्या कहा आपने? हुनेसर जी ने मनी ऑर्डर भेजा है?
सेठ की ये बात सुनते ही हुनेसर के पिताजी ने बिना कुछ बोले हुए 100 के 8 नोट और मनी ऑर्डर वाला छोटा कागज का टुकड़ा जिस पर पता लिखा था सेठ के आगे बढ़ा दिया। सेठ जल्दी जल्दी उस कागज के टुकड़े को उलट पुलट कर देखने लगे। उन्हें कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मनी ऑर्डर के उस कागज पर जो लिखाई थी वो हुनेसर की ही थी, और वो पैसा उन्होंने पिछले महीने ही उसी डाक घर से लगाया था जहां से सेठ और वो बराबर हर महीने पैसा लगाया करते थे। अब तो सेठ एकदम से घबरा गए थे, साथ ही सामू के चेहरे का भी रंग उड़ गया। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी हुनेसर के पिताजी बोल पड़े, कुछ भी हो पर भगवान ऐसा लड़का सबको दे। हम लोगों की बड़ी सुध रखता है और हर महीना थोड़ा कम ज्यादा मनी ऑर्डर जरूर देता है। इतना सुनते ही सामू बोल पड़ा, काका क्या पिछले महीने भी हुनेसर जी ने मनी ऑर्डर किया था? हाँ भाई, हर महीने कर रहा है। पिछले महीने तो उसने 12 रुपए भेजे थे। इतना सब सुनने के बाद सामू और सेठ की हालत तो ऐसे थे कि उन्हें काटो तो खून नहीं। अचानक सामू अपने आप को रोक नहीं सका और फफक कर रो पड़ा। सेठ से भी रहा नहीं गया और वो सामू को चुप कराते हुए खुद भी रुआंसू हो गए। हुनेसर जी के परिवार वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये दोनों रोने क्यों लगे। अब उस नीम के नीचे गांव के और भी लोग जमा हो गए थे। सेठ ने थोड़ी हिम्मत करके सारी बात कह डाली। ये बात सुनते ही वहां खड़े लोग, खासकर महिलाओं में रोना पीटना शुरू हो गया। पर अभी भी हुनेसर जी के घर वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि पिछले 4 महीनों से हुनेसर जी नहीं रहे। अगर हुनेसर जी नहीं है तो इन 4 महीनों में 3 बार जो मनी ऑर्डर आए हैं वो किसने भेजा है? हैंड राइटिंग तो हुनेसर की ही है। इतना ही नहीं बल्कि 2 महीने पहले एक पत्र भी मिला था जिसमें उसने लिखा था कि बाबूजी, कुछ ज़रूरी काम आ जाने की वजह से मैं 1 साल तक घर नहीं आ सकता, पर मनी ऑर्डर बराबर भेजता रहूँगा। काफ़ी कुछ सांत्वना करने के बाद हुनेसर जी के दुर्घटना की पुलिस द्वारा ली गई कुछ तस्वीरों और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद अंततः हुनेसर जी के घर वाले ये माने कि अब हुनेसर जी नहीं रहे। पर वो भी पूरी तरह से नहीं। गांव वालों और कुछ हितनात के कहने सुनने के बाद हुनेसर जी का अंतिम क्रिया संपन्न किया गया। सारे कर्म विधिवत संबद्धित किए गए। इसके बाद हुनेसर जी के दोनों भाई सेठ के पास कोलकाता चले गए। सेठ ने उन्हें एक कारखाने में अच्छे वेतन पर नौकरी दिलवा दी। इसके साथ ही सेठ हर महीने हुनेसर जी के परिवार के लिए कुछ पैसे मनी ऑर्डर करता रहा। खैर जो भी हो, अभी भी सामू को यकीन नहीं हो रहा कि उसका पीछे करने वाला ट्रक कोई भूत चला रहा था, और मरने के बाद भी हुनेसर जी अपने परिवार को मनी ऑर्डर कर रहे थे। खैर अब हुनेसर जी के परिवार को पूरी तरह से यकीन हो गया है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि अब उनका पत्र, मनी ऑर्डर ये सब भी नहीं आता, और इस घटना को अब काफ़ी समय भी हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। पता नहीं मैं वहाँ पर क्यों जा रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर हवाएं बसती हैं, लेकिन फिर भी किसी चीज़ को अंजाम तक लाने के लिए कोई हरकत हो जाती है। कभी हम करते हैं तो कभी वो, जिसका नाम नहीं लेना चाहिए। और उनके लिए तो घर की औरतें शाम को दिया जलाती हैं ताकि वो घर के अंदर ना आ सके। दिया बुझ भी जाता है, ये कहाँ पता था। खैर
मैंने उस 100-150 साल पुराने घर में प्रवेश किया। वो एक विला था, अमर विला, एक हॉन्टेड हाउस जिसे अब बेचना था, लेकिन ये अफवाहें जगह की कीमत कम कर रहे थे। पर दादाजी ने इसे 500 रुपए में खरीदा था और पिताजी चाहते थे कि इतने नोट आए जितने मेहता अंकल के बैंक लॉकर में भी ना हो। आइए छोटे मालिक जी, एक नौकर ने मेरा स्वागत किया। मैंने मुस्कुरा कर देखा, लेकिन उसका मुंह बंद पड़े मोबाइल की तरह दिख रहा था। कितने बजे हैं शरण? मालिक वो 11:10 हो गए और मैं जा रहा हूँ। कहाँ? यहाँ से 4 किलोमीटर पर हमारा घर है। आपका खाना बना दिया है, आप खा लेना, और हो सके तो। वो रुक गया, डर साफ दिख रहा था। हो सके तो शरण? मालिक यहाँ रात को मत रुकिए, हमारे घर चलिए। अरे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं मानता बेसिर पैर की बातें। वो मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। हाँ जानता हूँ कि कुछ नहीं होता, लेकिन उस कुछ में इतनी ताकत नहीं होती कि वो कुछ कर सके। चलो गुड नाइट शरण। हाँ आपको भी, जो आपने कहा। तुम जानते हो अंग्रेजी? हाँ थोड़ी बहुत, शरण कह रहा था। तभी किचन में कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज़ आई। मैं चलता हूँ, आप संभल कर रहिएगा। वो चला गया, जिसके बाद मैंने खाना खाया और फिर सो गया। करीब रात के 1 बजे होंगे, मेरी नींद खुल गई। मुझे बाथरूम आ रहा था। मैं उठ गया। कुछ आवाज़ आ रहे थे, जैसे बिल्ली नाखून घिसती है, ठीक वैसी ही आवाज़। कमरे का पंखा बंद था, पर लग तो ऐसा रहा था मानो एसी चल रहा हो। इतनी ठंड लग रही थी उस कमरे में। साथ ही शरीर में कपकपी छूट रहे थे। और खिड़की पर, तभी मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी। मुझे खिड़की के बाहर एक औरत नज़र आ रहे थे। वो औरत बिल्कुल ही सफ़ेद कपड़ों में थी। उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा था, जैसे कि धुंधला सा हो। उसके चेहरे पर आँख नाक कुछ भी नहीं था, बस बिल्कुल सपाट चेहरा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि भला ये कैसे हो सकता है। तभी वो औरत एकदम से खिड़की के करीब आई और उसके चेहरे पर आँख नाक सब कुछ उभरने लगे। उसकी आँखें बिल्कुल अंधेरे में चमक सी रहे थे कि जैसे लाल बल्ब चल रहे हों। उसका मुंह बहुत ही बड़ा था और जुबान बहुत लंबी, बिल्कुल लटकी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या भला है। मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर भागने लगा। तभी मुझे उस घर में कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कि बच्चों के रोने की आवाज़ें, किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ें, कोई आदमी किसी को पीट रहा था, ऐसी आवाज़ें। मैं अपना कान बंद करके वहीं कॉरिडोर में चुपचाप एक कोने में बैठा रहा। इस बीच मैं पूरी रात सो नहीं पाया। फिर जब सुबह हुई तो मैं भागता हुआ उस हवेली से बाहर निकल आया। शरण आता दिखा। शरण को मैंने पूरी बात बताई, जिसके बाद उसने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था साहब कि रात में ये हवेली बहुत ही खतरनाक होती है, आपको नहीं रुकना चाहिए। जिसके बाद मैं उसी दिन वहाँ से अपने घर वापस लौट आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।